तो देखिए, हेलो गाइस, मैं आपको आज इस वीडियो में बोर्ड की दृष्टि से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो बोर्ड में आने की उनकी संभावना अति आवश्यक रहती है। तो उसी की दृष्टि में उसी की बात को ध्यान में रखते हुए हम बोर्ड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसमें हम बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम जो है बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से दिया गया है, जिससे आपको दिया गया है, कह रहा है यदि, है ना। तो हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि आपको दिया है कि 3 काट ए इक्वल टू दिया है 4, यानी कि 3 काट ए कह रहा है यदि जो है 3 काट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि सेक ए का मान ज्ञात करना है, यानी 3 काट ए बराबर आपको दिया है तो हमें क्या करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे कि यानी काट ए, जो 3 काट ए बराबर आपका जो 4 दिया गया है, यहाँ से हम पहले काट ए का वैल्यू निकालते हैं। यानी काट ए का जो वैल्यू निकालेंगे तो 3 चल जाएगा 4 के बटे में, यानी 4 बटे कितना हो गया 3। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो काट ए बराबर 4/3 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि काट को टैन में चेंज कर लेते हैं ताकि जो है हम वैल्यू आसानी से निकाल लें। तो टैन का काट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है, यानी टैन ए बराबर आपका हो जाएगा 4/3, यानी टैन ए बराबर इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब हो गया 3/4, यानी काट ए बराबर जब 4/3 था तो टैन ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसे कहा जाता है, यानी कि जो 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं ए, बी और सी। अब यहाँ पर हमें ये देना है कि टैन का जो फार्मूला होता है, टैन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। यानी कि हमें लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है। तो अब ए, यहाँ पर थीटा की जगह पे ए आया, तो ए के सामने का हो जाएगा लंब, लंब का मतलब हो गया 3, आधार का मतलब हो जाएगा 4। ए के सामने का लंब हो गया और ये हो गया कितना, आधार, आधार 4 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एसी निकाल लेते हैं। तो एसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का पालन करना पड़ेगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे, यानी कि पाइथागोरस, तो हम देखेंगे त्रिभुज, लिखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब हम देखेंगे तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट यही होता है, पाइथागोरस का, कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो एसी वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी है, तो एसी का जो वर्ग होगा इसके और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी AC का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, AB का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लिया हमने। तो AC स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 4 का 16 हो जाएगा और 3 का 9 हो गया। यानी AC बराबर कितना हो गया 16 9 25, यानी AC बराबर आपका हो जाएगा √25 और अंडर रूट यानी 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा AC का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो AC का वैल्यू हमने 5 निकाल लिया। तो हमें क्या चाहिए, सेक ए चाहिए, और सेक ए जब चाहिए तो सेक ए का फार्मूला होता है, सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। तो ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका हो गया लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे सेक ए बराबर, तो ये क्या हो गया, कर्ण, कर्ण का मतलब कितना हो गया 5, आधार का मतलब कितना हो गया 4, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि आसानी से अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यानी त्रिकोणमितीय फलन में हमें कोई वैल्यू मालूम है, तो अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
है। बहरहाल यहाँ पर हमको केवल काट ए दिया गया था और सेक ए हमसे पूछा गया था, तो सेक ए का निकालने के लिए हमें पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, जो भी साइड मालूम है उस साइड को वहां पर रखेंगे। साइड को रखने के बाद जो नहीं मालूम है उस साइड को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे और निकालने के बाद त्रिभुज में रखेंगे। फिर जो पूछा गया है वहां से उसके फार्मूले से उसे हम आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक से लेकर के अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा नंबर है, कह रहा है 1 से 9 तक, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखो समांतर माध्य निकालने का जो हमारा तरीका होता है, समांतर माध्य इस प्रकार से निकालते हैं कि समांतर माध्य में क्या होता है कि जितने भी आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं उन आंकड़ों में ऊपर क्या होती है, पदों की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं और पदों का योग, यानी पद कितने हैं। अब जैसे 1 से 9 तक की हम देख लेते हैं, तो जो हमारी संख्या 1 से 9 हुई, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 1 से 9 तक की बात कहा था, तो 1 से 9 तक हमारी संख्याएं हो गई। अब हमें समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का पहले हम योग निकाल लेते हैं और योग निकालने के बाद फिर उनकी कितनी संख्या उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग निकालने के लिए यानी समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, इसे x बार भी लिख सकते हैं। योग का मतलब सबको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और y कितना, 1 से लेकर 9 तक 9 लोग हैं, तो ऐड कर लेते हैं। 1 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10, ठीक, यानी कि 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 21 और 7 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 36 9 45, यानी आपका कितना हो गया, 45 हो गया। 36 4 40 और 5 45, ठीक, तो ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो डिवाइड कर देंगे हम x बार बराबर, यानी कि हम इसको देख लेते हैं, एक बार और ऐड कर लेते हैं, देखिए सावधानी से। मतलब 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 8 36 36 और 9 45, तो 45 हो गए। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसी प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, इनका समांतर माध्य इस प्रकार से निकाल लेते हैं। मतलब 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितने भी आंकड़े हमारे पास मालूम है उन सभी आंकड़ों का हम क्या करते हैं, योग कर लेते हैं ऊपर, और उनकी जितनी संख्या रहती है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हो गया अपना। इसी प्रकार से अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा शार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें निकालना हो गया 1 से लेकर के, मान लीजिए हमें क्या करना है, 1 से लेकर के मान लीजिए 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, तो हम क्या करते हैं, 6 मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 6 तक, यानी कि 6 तक संख्याओं का समांतर माध्य हमें निकालना है।
अब 6 तक समांतर संख्याओं का समांतर माध्य अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, पदों का योग, यानी फार्मूला तो वही रहेगा, 1 से 6 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान निकालना है, तो 1 से 6 तक हो गया, 6 तक संख्याएं होंगी, पदों का योग मतलब ये हो गया। अब यहाँ से हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लें, है बटे की संख्या कितनी है, 6 है, 1 से लेकर 6 तक कितनी होती है, 6 होती है, 6 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में कितना हो गया, आप देख लीजिए, ऐड कर लीजिए, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21, यानी कितना हो गया 21, 21 और 22 6, तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21, अब यह बार डिवाइड कर दीजिए, तो यह कितना 6 3 18 हो गया, 6 3 18, 18 बचा कितना 3 दशमलव हो गया, दशमलव हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 6 5 30 हो गया, यानी 3.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। यानी इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें क्या है कि संख्याएं मालूम है, दिए गए आंकड़े अगर हमारे पास है, तो हम समांतर माध्य निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से इसे ज्ञात कर सकते हैं। पदों का योग बटे पदों की संख्या रख करके सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य आसानी से निकल जाएगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा ये है, अगला सवाल हमारा है पहला कि कॉमन, यानी कि जो सर्वांतर है, कोई एपी दिया गया, माने समांतर श्रेणी कह रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एपी, एपी के समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, तो दिया गया इसका सर्वांतर आपसे, जो समांतर श्रेणी एपी हम लिख रहे हैं आपका माइनस का 5 कामा माइनस का 1 कामा 3 कामा 7 डॉट डॉट का सर्वांतर, का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर ज्ञात करना यानी -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 डॉट डॉट। तो देखिए हमें एपी आपको मालूम है, एपी मालूम है, तो हमें सर्वांतर निकालना, सर्वांतर निकालते कहते हमारा सॉल्यूशन में जो हो जाएगा, सॉल्यूशन में हमारा जो एपी आपको मालूम है वो क्या है, एपी हमारे पास है माइनस का 5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 डॉट डॉट, तो ये हमारे पास एपी है। सर्वांतर निकालते कैसे हैं, सर्वांतर निकालने का जो हमारा तरीका है, सर्वांतर निकालने में क्या करते हैं हम कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी सर्वांतर जब निकालेंगे, सर्वांतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या होता है कि a2 माइनस a1, a2 का मतलब दूसरा पद, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो a2 ये हो गया, a1 ये हो गया, a2 का मतलब माइनस का 1, फिर माइनस लगेगा फार्मूले में, a1 कितना माइनस का 5, यानी कि इसमें माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, सर्वांतर कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। अगर कोई भी ये भी हमें मालूम है तो हम उसमें से क्या करते हैं कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके सर्वांतर सरलता से ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल हम देखते हैं, अगला एग्जांपल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा ये है कि कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्या है, मतलब हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो सम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, पहली बात हम देखते हैं पासा जो हमारा होता है, पासे में क्या होते हैं 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, 3 4 5 और 6, तो 6 अंक हो गया हमारा ये। अब यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस जो हो गया, यानी एनएस कितना हो गया, 6 हो गया।
टोटल 1 2 3 4 5 यानी कुल परिणाम जो हो गया, यानी इसे हम कुल कह रहे हैं, कुल परिणाम भी कहते हैं। इसे कुल परिणाम कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में यानी एस कह लेते हैं। कुल परिणाम हो गया। हमारी घटना क्या है? हमारी घटना क्या है कि सम संख्या। हमारी घटना क्या, हमें चाहिए क्या? सम संख्या चाहिए। और सम संख्या में जो हमारे पास है, वो सम संख्या में हमारे कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। यानी सम संख्या यानी कि प्रायिकता निकालने का देखिए फार्मूला जो होता है, यानी कि जो मतलब हमें चाहिए, यानी कि जो फेवरेबल केस का मतलब ये होता है कि जो हमको चाहिए वो, और बटे में क्या होता है? टोटल परिणाम होता है। तो यहाँ पर यानी नंबर ऑफ ई मतलब जो इवेंट जो घटनाएं हैं, ये 2 4 और 6 है। यानी कि ये हो गया इसकी, यानी कि 2 4 6 कुल मिला के कितना हो गया? 3। यानी सम संख्याएं कितनी है? 3। 1 से लेके 6 तक में 3 सम संख्याएं हैं। तो प्रायिकता हमें चाहिए, प्रायिकता यानी प्रायिकता का जो फार्मूला है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना के घटने की प्रायिकता हो जाती है। तो अनुकूल इसे कहा जाता है अनुकूल परिणाम बटे